हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, पहले अभ्यास प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में कल का प्रश्न था, नाटो सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? ब्रुसेल्स, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी मैड्रिड। इसका सही विकल्प है डी मैड्रिड। अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य नाटो देश के प्रमुख मैड्रिड में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के लिए पहुंच गए हैं। इसमें आने वाले समय के लिए समूह की दिशा तय की जाएगी। यह सम्मेलन यूक्रेन के लिए एक अतिरिक्त सहायता पैकेज पर निर्णय करेगा। नाटो देश के प्रमुख उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए 1 अरब यूरो का इनोवेशन फंड लॉन्च करने का निर्णय लेंगे। जॉर्जिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और यूक्रेन इस सम्मेलन में वर्चुअल भाग लेंगे। अब आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IRENA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए आबू धाबी, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी बॉन। इसका सही विकल्प है ए आबू धाबी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और IRENA के बीच हस्ताक्षरित एक रणनीतिक साझेदारी समझौते को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत में अक्षय ऊर्जा पर आधारित हरित ऊर्जा संक्रमण पर लीडरशिप और ज्ञान को बढ़ावा देना है। इससे भारत के ऊर्जा संक्रमण प्रयासों को मदद मिलेगी। IRENA का एक अंतर सरकारी संगठन है जो एक सतत ऊर्जा भविष्य के लिए देशों की मदद करता है। इसका मुख्यालय UAE की राजधानी आबू धाबी में है। अगला प्रश्न है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसे ग्लासगो में UNFCCC के COP26 में लॉन्च किया गया था। दूसरा है, इसका सचिवालय जिनेवा में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही विकल्प है न तो एक और न ही दो। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है। CDRI को 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए एक सही नहीं है। यह एक वैश्विक साझेदारी है जिसका उद्देश्य जलवायु एवं आपदा जोखिम के लिए बुनियादी ढांचा प्रणाली को बढ़ावा देना है। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए लाओस, बी कंबोडिया, डी वियतनाम, सी सिंगापुर। इसका सही विकल्प है डी सिंगापुर। हाल में सिंगापुर के साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं।
यह दोनों देशों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक इकोनॉमी सिस्टम बनाने में मदद करेगा। यह सहयोग के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी के निर्माण को भी बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के प्रवेश का पूर्वानुमान रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए. सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, बी. नीति आयोग द्वारा, सी. WWF इंडिया द्वारा, डी. एसोचैम द्वारा। इसका सही विकल्प है बी. नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग और प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद TIFAC ने भारत में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का पूर्वानुमान रिपोर्ट लॉन्च किया है। यह रिपोर्ट आवश्यक बुनियादी ढांचे, विनिर्माण क्षमता, नीतियों और प्रौद्योगिकियों विकास प्राथमिकताओं के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवलोकन प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन के भविष्य में प्रवेश का विश्लेषण करने के लिए 8 परिदृश्य विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, तुंगुस्का इवेंट किससे संबंधित है? ए. क्षुद्रग्रह विस्फोट से, बी. महामारी से, सी. ग्लोबल वार्मिंग से और डी. मंगल मिशन। इसका सही विकल्प है ए. क्षुद्रग्रह विस्फोट से। 30 जून 1908 को इतिहास में सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह प्रभाव साइबेरिया रूस में रिकॉर्ड किया गया था। इसे तुंगुस्का विस्फोट या घटना के रूप में जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 2150 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले 80 मिलियन से अधिक पेड़ नष्ट हो गए। इस घटना की सालगिरह पर हर साल 30 जून को क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, GI टैग प्राप्त कला गुलाबी मीनाकारी का संबंध किस राज्य से है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. तमिलनाडु, सी. उत्तर प्रदेश, डी. बिहार। इसका सही विकल्प है सी. उत्तर प्रदेश। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक नेताओं को भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त कला और शिल्प की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को गुलाबी मीनाकारी ब्रोच भेंट किया। गुलाबी मीनाकारी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक GI टैग कला है। यह वाराणसी की समृद्ध संस्कृति विरासत का हिस्सा है। इसे वर्ष 2015 में GI टैग दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित ब्लू डील किससे संबंधित है? ए. संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, बी. G7 शिखर सम्मेलन, सी. विश्व व्यापार संगठन, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है ए. संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। आर्थिक विकास हेतु समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को सक्षम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में ब्लू डील को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें एक स्थायी और लचीली महासागरीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वैश्विक व्यापार, निवेश एवं नवाचार आदि पहलू शामिल हैं। महासागरीय अर्थव्यवस्था की सतत विकास से तटीय और द्वीपीय विकासशील देश लाभान्वित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, रूस के अलावा कौन यूक्रेन के अलगाववादी गणराज्य डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? ए. चीन, बी. सीरिया, सी. बेलारूस, डी. तुर्की। इसका सही विकल्प है बी. सीरिया।
हाल ही में अगला प्रश्न है, इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है, यह शहरी नेचर बेस्ड समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और तो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही विकल्प है सी, एक और दो, दोनों। हाल ही में द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने इंडिया फोरम फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लॉन्च किया। इसे पोलैंड में 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम में लॉन्च किया गया है। यह शहरी नेचर बेस्ड समाधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच है। इकोसिस्टम बेस्ड सेवाएं और नेचर बेस्ड समाधान तेजी से लागत प्रभावी एवं सतत तरीकों के रूप में उभर रहे हैं। यह जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चुनौतियों जैसे गर्मी, शहरी बाढ़, वायु और जल प्रदूषण और तूफानी लहरों का समाधान करेंगे। अब आज बात कर लेते हैं कुछ चर्चित तथ्य, जैसे उद्यम भारती कार्यक्रम। प्रधानमंत्री 30 जून 2022 को नई दिल्ली में उद्यम भारती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम MSME के सशक्तिकरण की दिशा पर काम करने के लिए सरकार को निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह MSME को प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के पूरक के रूप में कार्य करेगा। उद्यम भारती कार्यक्रम के दौरान इसके तहत रेसिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की एक नई सुविधा का शुभारंभ करेंगे। MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 के परिणाम की घोषणा होगी। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 का वितरण होगा। 2022-23 के लिए PMEGP के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता हस्ताक्षरित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत SRI फंड में 75 MSME को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। मतलब है कि सरकार द्वारा MSME क्षेत्र को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु मुद्रा योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन, गारंटी योजना आदि जैसी कई पहले शुरू की गए हैं। अगला चर्चा का विषय है, डोनेट्स और लुहांस्क को सीरिया ने दी मान्यता। हाल ही में सीरियाई अरब गणराज्य ने पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी गणराज्यों को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। ये दोनों गणराज्य लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स पीपल रिपब्लिक है। इसके साथ ही सीरिया रूस के अलावा डोनेट्स और लुहांस्क को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। बता दें कि दोनों गणराज्य डोनबास क्षेत्र से संबंधित हैं। सीरिया ने दोनों गणराज्यों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के तैयार है। गौरतलब है कि हाल ही में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने डोनेट्स के साथ राजनीतिक संबंध शुरू करने की बात कही है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर हमला कर फरवरी में डोनेट्स और लुहांस्क को स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दी थी। बता दें कि सीरिया को उसके गृह युद्ध में 2015 से रूस द्वारा भारी समर्थन प्राप्त है। यह पहली बार नहीं है। सीरियाई सरकार ने अलग अलग राज्यों को दी जाने वाली रूस की मान्यता का समर्थन किया है। इससे पूर्व 2018 में सीरिया ने जॉर्जिया से स्वतंत्र हुए दक्षिण ओसेटिया और अबकाजिया को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी थी। हालांकि अबकाजिया और दक्षिण ओसेटिया को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जॉर्जिया के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन रूस को कुछ अन्य देश इन्हें स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अगला चर्चा का विषय है इसरो करेगा PSLV-C-53 रॉकेट लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 30 जून को PSLV-C-53 रॉकेट लॉन्च कर रहा है। PSLV-C-53 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। यह प्रक्षेपण 2022 में भारत के लिए दूसरा कक्षीय प्रक्षेपण होगा। यह इसकी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन होगा। PSLV-C-53 रॉकेट क्या है? यह PSLV का 55वां मिशन है। इसे 2 अन्य सहयात्री उपग्रहों के साथ DSEO उपग्रह की परिक्रमा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रॉकेट सिंगापुर से 3 उपग्रहों को ले जाएगा। ये 3 उपग्रह हैं DSEO, न्यूसार और स्केबो-1। इसमें DSEO 365 किग्रा और न्यूसार 155 किग्रा दोनों सिंगापुर से संबंधित है और स्टोरिक इनिशिएटिव कोरिया गणराज्य द्वारा निर्मित है, जबकि स्केबो-1 नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU सिंगापुर का है। सिंगापुर 2.8 किलोग्राम का उपग्रह है। PSLV-C-53 44.4 मीटर लंबा है और इसका उत्थापन द्रव्यमान 228.433 टन है। यह DSEO उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा। DSEO मल्टी स्पेक्ट्रल पोलैंड लैंड क्लासिफिकेशन के लिए फुल कवर इमेज उपलब्ध कराएगा। यह मानवीय सहायता तथा आपदा राहत कार्यों में आवश्यक हेतु सहायक होगा। अगला चर्चा का विषय है इंडिया फोरम फॉर नेचर वेट्स सॉल्यूशन का शुभारंभ। हाल ही में इंडिया फोरम फॉर नेचर वेट सॉल्यूशन NBS लॉन्च किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन प्लेटफॉर्म है। इसका शुभारंभ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया WRI इंडिया ने लॉन्च किया है। इसे पोलैंड में 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है संथाल विद्रोह की वर्षगांठ। 30 जून को संथाल विद्रोह की वर्षगांठ है। यह 30 जून 1855 में शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की शाही ताकतों के खिलाफ संथाल आदिवासियों द्वारा किया गया एक ऐतिहासिक विद्रोह था। 1857 के विद्रोह से 2 साल पहले हुआ था। इसमें 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला है T-Hub 2.0 की शुरुआत। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन किया। T-Hub टेक्नोलॉजी हब का दूसरा चरण है। T-Hub का यह दूसरा चरण हैदराबाद के रायदुर्ग में बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा इनमें 300 करोड़ से अधिक निवेश किया गया है। अगला है DRDO ने किया अभ्यास का सफल परीक्षण। हाल ही में DRDO द्वारा निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका नाम अभ्यास है। यह परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर में किया गया, जो उड़ीसा के तट पर स्थित है। इस परीक्षण में उच्च गतिशीलता के साथ साथ स्थिर उड़ानों को भी टेस्ट किया गया है। अगला रूस बना भारत का सबसे बड़ा DAP खाद आपूर्तिकर्ता। रूस भारत का सबसे बड़ा DAP खाद्य आपूर्तिकर्ता बन गया है। हाल ही में भारत ने रूस को लगभग 3.5 लाख टन अमोनियम फास्फेट उर्वरक आयात किया।
यह आया तब हुआ जब यूक्रेन पर आक्रमण के मद्देनज़र रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों द्वारा तमाम प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अगला है दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि। 30 जून को भारत के महान स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि मनाई गई। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका जन्म गुजरात के नवसारी में 4 सितंबर 1825 को एक पारसी परिवार में हुआ था। ये व्यापारी, राजनेता, शिक्षाविद, लेखक और बुद्धिजीवी भी थे। इन्होंने भारतीयों के लिए ब्रिटिश संसद में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने गुजराती भाषा में रफ्त गुप्ता पत्रिका का संपादन भी किया था। उन्होंने धन निकासी सिद्धांत को उजागर किया। धन निकासी सिद्धांत, जिसे उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसे धन निकासी सिद्धांत कहते हैं, इसका उल्लेख किया है। कल का रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन 30 जून को किया जाता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो यह रूस से संबंधित है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायोबैंक की योजना शुरू की? इसका सही विकल्प है हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। अगला प्रश्न है, जून 2022 को रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही विकल्प है आकाश अंबानी नियुक्त किए गए हैं। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2018 से 19 और 19-20 हेतु जिला के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? तो ये ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। 29 जून 2022 को किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? तो इसका अभ्यास का किया गया सफल परीक्षण। अगला है, ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का संबंध किससे है? तो ये डाक सेवा से संबंधित है। अगला है, हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। तो इसमें डी ऑप्शन जेम कोवैक 19 इसका सही विकल्प सही है। अगला है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया, ये कारोबारी थी। अगला है, 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उद्धव ठाकरे ने दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल SK ज्ञान कुंवर को ज्वाइन